आप इस वक्त सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली और ट्रांसफॉर्म करने वाली किताबों की ऑडियो समरी, वो भी आसान और इमोशनल कहानी के रूप में, जिससे न सिर्फ आपकी सोच बदलती है बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया भी। अगर आप स्ट्रेस, चिंता, नेगेटिव थॉट्स और खुद से जुड़ी उलझनों से जूझ रहे हैं तो आज की किताब आपके लिए है। इस किताब का नाम है माइंडफुल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे लिखा है सेथ गिलिहन ने। ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें खुद के भीतर शांति खोजने, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को समझने और रोजमर्रा की लाइफ में माइंडफुलनेस को शामिल करने की दिशा में ले जाता है। लेखक खुद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को माइंडफुलनेस के साथ मिलाकर एक बेहद असरदार हीलिंग सिस्टम तैयार किया है, जिसे वो कहते हैं माइंडफुल सीबीटी। तो आखिर ये माइंडफुल सीबीटी है क्या? ये एक ऐसा तरीका है जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को जोड़कर हमें अपने मानसिक संघर्षों से उबरने में मदद करता है। सेथ गिलिहन बताते हैं कि जब हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, वर्तमान में रहते हैं और अपने भीतर की आवाज को समझना सीखते हैं, तब हम एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसे इमोशनल डिसऑर्डर्स से खुद को धीरे धीरे आजाद कर सकते हैं। लेकिन ये किताब केवल थ्योरी पर नहीं टिकी है। इसमें भरपूर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो आपको न सिर्फ पढ़ने के दौरान कनेक्ट कराते हैं बल्कि हर चैप्टर के बाद एक इमोशनल रिलीफ भी देते हैं। लेखक का मानना है कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर हम उसे ठीक से समझना सीख जाएं। इस किताब में कुल 12 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर हमें एक नए लेवल पर लेकर जाता है। कभी ये हमें सिखाता है कि हम अपने थॉट्स को कैसे पहचानें, कभी ये बताता है कि माइंडफुलनेस से कैसे रूटीन बदल सकते हैं, और कभी ये हमें उस शांत जगह तक पहुंचाता है जहां हम अपने असली आत्म को महसूस कर पाते हैं। इस किताब में सेथ गिलिहन अपनी पर्सनल जर्नी भी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने खुद डिप्रेशन का सामना किया, कैसे वो खुद के भीतर खो गए थे और कैसे माइंडफुल सीबीटी ने उन्हें वापस जिंदगी की तरफ लौटाया। यही वजह है कि जब आप इस किताब को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई अपना आप से बात कर रहा हो, आपको समझ रहा हो और आपको हील करने के लिए एक जेंटल तरीका दिखा रहा हो। तो अगर आप भी एक गहरी मानसिक शांति, स्थिरता और अपनी सोच में पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, तो माइंडफुल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। चलिए अब शुरू करते हैं इस शानदार किताब की ऑडियो यात्रा, जहां हर चैप्टर के साथ आप खुद को थोड़ा और ज्यादा समझने लगेंगे और जिंदगी को थोड़ा और बेहतर जीने लगेंगे। चैप्टर 1 बीइंग प्रेजेंट। इस चैप्टर की शुरुआत होती है सेठ गिलिहन की खुद की कहानी से, जहां वो बताते हैं कि किस तरह एक समय था जब उनकी जिंदगी बाहरी तौर पर बिल्कुल ठीक लग रही थी। उनके पास एक अच्छी नौकरी थी, वो एक रिस्पेक्टेड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, उनके पास परिवार था, सुरक्षा थी, लेकिन फिर भी वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर एक गहरी उदासी और खालीपन भरा हुआ था। हर दिन ऐसा लगता था जैसे बस किसी तरह कट रहा हो, जैसे जिंदगी में अब कोई रंग नहीं बचा हो। सेठ बताते हैं कि उन्हें डिप्रेशन ने जकड़ लिया था, एक ऐसा डिप्रेशन जो धीरे धीरे उनके हर हिस्से को निगल रहा था। वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक बात यह थी कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना उदास क्यों महसूस कर रहे हैं, जबकि उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। और तब उन्होंने माइंडफुलनेस की तरफ ध्यान देना शुरू किया। इस चैप्टर में सेठ हमें सिखाते हैं कि माइंडफुलनेस यानी बीइंग प्रेजेंट असल में क्या होता है। ये सिर्फ एक मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना, बिना जजमेंट, बिना रेजिस्टेंस, बिना भागे। अक्सर हम या तो अपने अतीत में उलझे रहते हैं, उस गलती के बारे में सोचते हैं जो हमने की थी, उस इंसान के बारे में सोचते हैं जिसने हमें ठेस पहुंचाई थी, या फिर उस मौके के बारे में जो हम खो चुके हैं, या फिर हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मुझे जॉब से निकाल दिया गया? क्या होगा अगर मैं कभी ठीक नहीं हो पाया?
हमारा दिमाग हमेशा किसी न किसी टाइम जोन में घूमता रहता है, लेकिन शायद ही वो कभी अब, इस वक्त, इस पल में होता है। और यही वो चीज है जो हमारी सफरिंग की जड़ है। सेठ बताते हैं कि जब हम इस पल में पूरी तरह जीना सीखते हैं, तभी हम अपने दर्द, अपनी चिंता और अपने डर से आजाद हो सकते हैं। बीइंग प्रेजेंट का मतलब है अपने शरीर को महसूस करना, अपनी सांस को नोटिस करना, अपने आसपास की चीजों को बिना जज किए देखना, और सबसे बड़ी बात, अपने विचारों और इमोशंस को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। लेखक हमें एक सिंपल लेकिन गहरी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस सिखाते हैं, जिसे वो कहते हैं 3 पार्ट माइंडफुलनेस चेक इन। पहला हिस्सा है शरीर पर ध्यान देना। आप अपने शरीर को महसूस करें, अपने पैरों का जमीन से स्पर्श, अपने कंधों में तनाव, अपनी गर्दन की स्थिति, चेहरे की मांसपेशियां। दूसरा हिस्सा है सांस पर ध्यान देना। बस अपनी सांस को वैसे ही आने जाने देना और उसे महसूस करना। ना गहरी सांस लेने की कोशिश करना, ना उसे बदलना, बस नोटिस करना। तीसरा हिस्सा है अपने विचारों और इमोशंस पर ध्यान देना। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें नोटिस करना, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा, बस उन्हें देखना जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके दिमाग को तुरंत वर्तमान में ले आती है, और यही अभ्यास बार बार करने से आपकी मानसिक स्थिति को बदलना शुरू करता है। सेठ बताते हैं कि माइंडफुलनेस कोई एक बार की जाने वाली चीज नहीं है। ये एक रास्ता है जिस पर हमें बार बार लौटना होता है। हर बार जब हम भटकते हैं और फिर से वर्तमान में लौटते हैं, तो वो एक जीत होती है, और ये छोटी छोटी जीतें ही हमें एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की कैद से धीरे धीरे आजाद करती हैं। लेखक कहते हैं कि जब वो खुद इस अभ्यास को करने लगे, तो शुरुआत में उन्हें लगा कि यह बहुत सिंपल और शायद बेकार है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, वैसे वैसे उन्हें एहसास हुआ कि असल ताकत इसी में है, इस पल में लौटने की ताकत। बीइंग प्रेजेंट कोई जादू नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक जेंटल रिमाइंडर है कि तुम जिंदा हो और तुम इस वक्त यहां हो। और यही एहसास, यही जागरूकता हीलिंग का पहला कदम है। चैप्टर के अंत में सेठ कहते हैं कि जब हम इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने सबसे सच्चे रूप से जुड़ जाते हैं। एक ऐसा रूप जो शांत है, स्थिर है और पूरी तरह होश में है। यही हमारे मानसिक स्वास्थ्य की असली शुरुआत है। चैप्टर 2 फॉलोड ब्रेथ। इस चैप्टर में सेठ गिलेहन हमें एक ऐसी साधारण लेकिन गहराई से जुड़ी हुई प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं, जो हमारी माइंडफुलनेस को और भी ज्यादा सशक्त बना सकती है। वो है अपनी सांस के साथ जुड़ना। लेखक बताते हैं कि जब उनकी जिंदगी डिप्रेशन और बेचैनी से भरी हुई थी, तब उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनके अंदर कुछ भी स्थिर नहीं है। हर दिन एक बवंडर की तरह गुजरता था, विचारों का बवंडर, इमोशंस का बवंडर, डर और अनिश्चितता का बवंडर। लेकिन इसी तूफान के बीच उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो शांत थी, स्थिर थी और हर वक्त मौजूद थी। उनकी सांस। इस चैप्टर में सेठ हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सांस के जरिए पल में लौट सकते हैं और खुद से जुड़ सकते हैं। सांस वो चीज है जो हर वक्त हमारे साथ होती है। न हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत होती है, न कुछ नया सीखने की, न ही किसी खास माहौल की। बस हमें उसे नोटिस करना है, उसे महसूस करना है और उसके साथ मौजूद रहना है। लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने विचारों से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर ऐसा हो गया तो क्या? मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। ऐसे ही अनगिनत विचार। लेकिन जब हम सांस पर ध्यान देते हैं, तो ये विचार थोड़े फीके पड़ जाते हैं और हमारे अंदर एक जगह बनती है, शांति की, स्थिरता की। सेठ कहते हैं कि सांस पर ध्यान देना सिर्फ एक फोकस एक्सरसाइज नहीं है, ये एक गेटवे है, एक रास्ता है जो हमें अपने भीतर ले जाता है। जब हम सांस को महसूस करते हैं, उसका आना और जाना, उसकी गर्मी और ठंडक, उसका शरीर में उठना और गिरना, तो हम खुद को वर्तमान में टिके हुए पाते हैं। ये टिकना ही हमारे मानसिक संतुलन की शुरुआत है। इस चैप्टर में सेठ एक सिंपल लेकिन असरदार प्रैक्टिस सिखाते हैं। आप बस आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें या हल्की खुली छोड़ें
और अपनी नाक से आती जाती सांस को महसूस करें। ध्यान दें कि सांस कैसे शरीर में आती है, कैसे नाक के पास हल्की ठंडक महसूस होती है, फिर वो धीरे धीरे पेट तक जाती है और फिर वापस बाहर निकलती है। आपके विचार आएंगे, जरूर आएंगे, बट दैट्स ओके। सेठ कहते हैं कि माइंड का काम ही है सोचना। हम उसे बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम भटकें, हम प्यार से और धैर्य से अपना ध्यान वापस सांस पर ले आएं। यही ध्यान की असल प्रैक्टिस है, बार बार लौटना, बार बार खुद को वर्तमान में लाना। सेठ इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि जब हम सांस के साथ जुड़ते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर के बीच एक कनेक्शन बनता है। हम अपने शरीर को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं। हमें अपनी टेंशन का, अपनी थकावट का, अपने डर का एहसास होने लगता है, और जब हम इन्हें पहचानते हैं तभी हम उन्हें बदलने की दिशा में बढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने खुद ये प्रैक्टिस शुरू की थी तो शुरुआत में उन्हें बहुत बेचैनी होती थी। वो ज्यादा देर तक सांस पर ध्यान नहीं टिका कर पाते थे और बार बार विचारों में खो जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, बस सांस पर लौटो। और यही छोटा सा वादा हर बार लौटने का उनके लिए एक रेस्क्यू लाइन बन गया। सेठ एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं, मानो आपका मन एक छोटे बच्चे की तरह है जो हर तरफ दौड़ रहा है। आप उसे डांट कर नहीं रोक सकते, लेकिन आप प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस ला सकते हैं। सांस पर ध्यान देना वही है, अपने भटके हुए मन को धीरे से वापस लाना, बिना गुस्से के, बिना आलोचना के। चैप्टर के अंत में सेठ कहते हैं कि सांस के साथ जुड़ना हमें न सिर्फ माइंडफुल बनाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने अनुभवों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो हैं। ना कुछ बदलने की जरूरत, ना कुछ ठीक करने की जल्दबाजी, बस एक सरल शांत जागरूकता। और यही जागरूकता धीरे धीरे हमारे डिप्रेशन, चिंता और आत्महीनता की परतों को खोलती है और हमें खुद से दोबारा मिलवाती है। सेथ गिलिहन के अनुसार फॉलोड ब्रेथ एक छोटा कदम है, लेकिन यह हमें उस दरवाजे तक ले जाता है जहां से हीलिंग की असली यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 3, स्टेप आउट ऑफ योर माइंड। इस चैप्टर में सेठ गिलिहन एक बेहद गहराई से जुड़ी बात सामने लाते हैं। वो यह कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने विचारों के भीतर ही फंसे रहते हैं। हम सोचते रहते हैं इतना ज्यादा और लगातार कि हम ये भूल जाते हैं कि सोचने से अलग भी एक जिंदगी है। सेठ कहते हैं कि उनके क्लाइंट्स अक्सर कहते हैं, मैं अपने मन से निकलना चाहता हूं, ये रुकता ही नहीं, हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। और ये सिर्फ उनके क्लाइंट्स की बात नहीं, ये हम सबका अनुभव है। हम उठते हैं और सोचते हैं, चलते हैं और सोचते हैं, खाते हैं और सोचते हैं, यहां तक कि जब सोते हैं तब भी हमारा माइंड शांत नहीं होता। तो सवाल ये उठता है, क्या माइंड को चुप कराना ही हल है? नहीं, सेठ बताते हैं कि माइंड को शांत करना या उससे लड़ना काम नहीं करता। जितना हम अपने विचारों से लड़ते हैं वो उतने ही ताकतवर बन जाते हैं। समाधान इसमें है कि हम अपने माइंड से थोड़ा सा अलग हो जाएं। हम उसे देखें, पहचानें, लेकिन उसमें डूबे नहीं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों को सच मानना छोड़ें, क्योंकि हमारे मन में हर वक्त जो चलता रहता है वो जरूरी नहीं कि सच हो, वो सिर्फ विचार हैं। जैसे, मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। ये वाक्य जितने भी सच लगे, ये सिर्फ विचार हैं। सेठ एक प्रैक्टिस बताते हैं जिसे वो थिंकिंग सेल्फ और ऑब्जर्विंग सेल्फ कहते हैं। हमारे अंदर एक हिस्सा है जो सोचता है, जो हर वक्त व्यस्त रहता है, और एक हिस्सा है जो देखता है, जो अवेयर होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब हम इस ऑब्जर्वर सेल्फ के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने विचारों को वैसे देख सकते हैं जैसे हम ट्रेन की खिड़की से बाहर की चीजें देखते हैं। वो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम उनसे एक दूरी पर रहते हैं। इस चैप्टर में सेठ एक बेहद असरदार एक्सरसाइज सिखाते हैं। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव या परेशान करने वाला विचार आए तो बस उसके आगे ये वाक्य जोड़ दें, आई एम हैविंग द थॉट दैट। जैसे अगर मन कहे मैं फेल हो जाऊंगा तो आप कहें आई एम हैविंग द थॉट दैट मैं फेल हो जाऊंगा। ये छोटा सा बदलाव हमें उस विचार से थोड़ा सा अलग कर देता है। अब वो विचार हमारा सच नहीं रह जाता, वो बस एक सोच बन जाता है।
लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे हम इस अभ्यास को करते हैं, हम अपने विचारों की ताकत को कम करने लगते हैं। वो विचार अब हमारे ऊपर हावी नहीं रहते। हम उन्हें देखते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते। सेठ बताते हैं कि सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में ये एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है। कॉग्निटिव डिफ्यूजन यानी हम अपने विचारों से फ्यूज्ड नहीं रहते, हम उन्हें अलग करके देखते हैं और यही हमें राहत देता है। सेठ अपने अनुभव शेयर करते हैं कि जब वो खुद डिप्रेशन से जूझ रहे थे, तब उनके मन में लगातार यही विचार आते थे, तू कभी ठीक नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, तू अब पहले जैसा नहीं रह सकता। शुरू में वो इन बातों को सच मान लेते थे और हर बार ये बातें उन्हें और गहराई में ले जाती थीं। लेकिन जब उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की, जब उन्होंने इन विचारों को सिर्फ सोच मानना शुरू किया, तो धीरे धीरे उन पर इनकी पकड़ कम होने लगी। अब वो कह सकते थे, अभी मैं सोच रहा हूं कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ एक सोच है, ये जरूरी नहीं कि सच हो। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प अभ्यास दिया गया है, विचारों को नाम देना। जैसे अगर कोई विचार बार बार आता है, तो आप उसे एक नाम दे दें। डरावना डेविड, नकारात्मक नीलम या चिंता वाली चंपा। इससे क्या होता है, हम हंसी के साथ उस विचार को देख पाते हैं। वो अब कोई दैत्य नहीं रह जाता, वो एक किरदार बन जाता है जिसे हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और कह सकते हैं, ओह तुम फिर आ गए, ठीक है, बैठो यहां, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानूंगा नहीं। सेठ समझाते हैं कि इस पूरे अभ्यास का मकसद ये नहीं है कि विचार खत्म हो जाएं। विचार तो आते रहेंगे, मकसद ये है कि हम उनसे इस तरह से पेश आएं कि वो हमारी जिंदगी को कंट्रोल न करें। हम सोच सकते हैं, लेकिन सोच में डूबे नहीं रहें। हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इमोशंस में खोए नहीं रहें। और यही आजादी है, अपने माइंड से एक कदम बाहर निकलना। चैप्टर के अंत में सेठ एक सरल लेकिन गहरी लाइन कहते हैं, विचार आ सकते हैं, लेकिन हम तय करते हैं कि उन्हें कितना महत्व देना है। और यही निर्णय, यही जागरूकता हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। चैप्टर 4, ट्रांसफॉर्मिंग योर रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में सेठ गिलिहन हमें एक ऐसे पक्ष की ओर ले जाते हैं जो हमारी मानसिक सेहत और भावनात्मक संतुलन में गहरा प्रभाव डालता है। हमारे रिश्ते। सेठ कहते हैं कि चाहे हम अकेलेपन से जूझ रहे हों, रिश्तों में कड़वाहट महसूस कर रहे हों या किसी के साथ लगातार संघर्ष में हों, इन सब का असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का मूल कारण यही रिश्तों की उलझन होती है। और इसके उलट अच्छे रिश्ते हमें हीलिंग, सपोर्ट और सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं। लेखक इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्ची कहानी से करते हैं। एक व्यक्ति जो थेरेपी के लिए आया था, उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि उसकी पत्नी उससे बात नहीं करती थी। वो उसे अनदेखा करती थी और अक्सर उस पर गुस्सा हो जाती थी। ये आदमी खुद को असहाय महसूस करता था और बार बार कहता था, मैं कुछ भी कर लूं, वो कभी खुश नहीं होती। थेरेपी के दौरान धीरे धीरे ये बात सामने आई कि उस व्यक्ति का ध्यान लगातार इस बात पर था कि उसकी पत्नी उसे क्या दे रही है या नहीं दे रही। उसने कभी खुद से ये नहीं पूछा कि वो अपनी पत्नी को क्या दे रहा है। क्या वो उसे सुनता है? क्या उसकी जरूरतों को समझता है? क्या वो उसके लिए इमोशनली अवेलेबल है? सेठ बताते हैं कि यही तो होता है, हम अपने रिश्तों में दूसरे को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। हम कहते हैं अगर वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि हम खुद में बदलाव लाकर ही रिश्ते की ऊर्जा को बदल सकते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम माइंडफुल होकर अपने रिश्तों को देख सकते हैं। सबसे पहले सेठ बताते हैं कि हमें हर रिश्ते को एक लेन देन की जगह न बनाकर एक कनेक्शन के रूप में देखना चाहिए। क्या हम सामने वाले को सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें कुछ देता है, या फिर हम उसके वजूद के लिए उसे अपनाते हैं? सेठ कहते हैं कि माइंडफुलनेस हमें यह समझने में मदद करती है कि सामने वाला क्या अनुभव कर रहा है। जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या हम सच में सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं? इस चैप्टर में एक अभ्यास सुझाया गया है जिसे एक्टिव लिसनिंग कहा गया है। जब अगली बार आप किसी अपने से बात करें तो पूरी तरह से उसकी तरफ ध्यान दें। ना मोबाइल, ना सोच, ना रुकावटें, बस उसकी आंखों में देखकर पूरी उपस्थिति के साथ सुने।
आप पाएंगे कि इस एक बदलाव से ही आपके रिश्ते में वार्मथ आ जाती है। सेठ एक और जरूरी बात करते हैं, असम्पशंस यानी मान्यताएं। हम अपने रिश्तों में अक्सर ये मान लेते हैं कि हमें सामने वाले की नीयत, सोच और इरादे पता है। जैसे उसने मुझे कॉल नहीं किया क्योंकि उसे मेरी परवाह नहीं है, या वो मुझे टाल रही है क्योंकि वो मुझसे नाराज है। लेकिन ये सिर्फ हमारे दिमाग की कहानियां होती हैं, विचार जो जरूरी नहीं कि सच हों। लेखक सुझाव देते हैं कि जब भी हमारे मन में ऐसे विचार आए तो उन्हें चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या मुझे पक्के तौर पर पता है कि यह सच है? क्या कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकती है? जैसे शायद वो व्यस्त हो, या हो सकता है वो थकी हुई हो। सेठ एक अभ्यास और बताते हैं जिसे लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कहा जाता है। इसमें हम अपने किसी करीबी को, फिर किसी अजनबी को और फिर किसी मुश्किल रिश्ते वाले व्यक्ति को मन ही मन शुभकामनाएं भेजते हैं। मे यू बी हैप्पी, मे यू बी सेफ, मे यू बी हेल्थी। इस सरल लेकिन गहरे अभ्यास से हमारे दिल में कंपैशन जागता है और रिश्तों की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। चैप्टर में एक और बात जो बेहद असरदार है वो है फॉरगिवनेस, माफ करना। सेठ कहते हैं कि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो असल में हम खुद को ही तकलीफें देते हैं। वो गुस्सा, वो कड़वाहट हमारे अंदर जर की तरह पलती रहती है। लेकिन जब हम माफ करते हैं तो हम उस बोझ से खुद को आजाद करते हैं। ये माफ करना हमेशा सामने वाले को जाकर बताने की जरूरत नहीं होती। ये एक अंदरूनी प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं, मुझे तकलीफ हुई लेकिन मैं इसे पकड़कर नहीं रखूंगा, मैं आगे बढ़ने का चुनाव करता हूं। इस चैप्टर में लेखक बार बार ये बात दोहराते हैं कि रिश्तों को बेहतर करने की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को अवेयरनेस के साथ देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने रिश्तों में एक नई गर्माहट, समझ और गहराई ला सकते हैं। और यही तो हर इंसान चाहता है, किसी के साथ जुड़ाव, समझ और बिना शर्त अपनापन। सेठ की बातों से यही सीख मिलती है कि जब हम माइंडफुल होकर अपने रिश्तों में रहते हैं तो हम न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी हील करने लगते हैं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, भीतर से, ध्यान के साथ, प्यार से। चैप्टर 5, फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग। इस चैप्टर में सेठ गिलिहन हमें उस सवाल की ओर ले जाते हैं जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी उठता है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? हम भले ही कितनी भी सफलता, पैसा या पहचान पालें, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में कोई गहरा अर्थ नहीं है तो सब कुछ अधूरा लगता है। सेठ बताते हैं कि कई बार डिप्रेशन या चिंता सिर्फ इस वजह से होती है कि हम खुद से कट गए हैं। हम सिर्फ दिन गुजार रहे हैं लेकिन भीतर से खाली महसूस कर रहे हैं। पर्पस यानी मकसद वही चीज है जो हमें सुबह उठने की वजह देती है। यह जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा या महान मकसद हो। कभी कभी दूसरों की मदद करना, अपने परिवार का साथ निभाना या सिर्फ ईमानदारी से जीना भी गहरा पर्पस बन सकता है। सेठ कहते हैं कि जब हम माइंडफुल होकर जीते हैं तो हम अपने अंदर की उस आवाज को सुन पाते हैं जो हमें रास्ता दिखाती है। इस चैप्टर में लेखक एक व्यक्ति की कहानी साझा करते हैं जो एक बहुत ही थका देने वाली नौकरी कर रहा था। हर दिन उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट या डायरेक्शन नहीं है। थेरेपी में सेठ ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें सच्चा सुकून देती है? उसने थोड़ा सोचकर कहा, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। यहीं से शुरुआत हुई उस बदलाव की, जहां वो व्यक्ति वीकेंड्स में बच्चों को पढ़ाने लगा और धीरे धीरे उसे ऐसा सेटिस्फैक्शन मिला कि उसकी डेली लाइफ में भी एनर्जी और पॉजिटिविटी लौट आई। सेठ समझाते हैं कि पर्पस हमारे बाहरी काम से कम और हमारी भीतरी भावना से ज्यादा जुड़ा होता है। अगर हम किसी काम को अपने पूरे दिल से करते हैं तो वही काम पर्पस बन सकता है। इस चैप्टर में एक अभ्यास दिया गया है जिसे वैल्यूज क्लैरिफिकेशन कहा जाता है। इसमें आपको खुद से यह पूछना होता है, मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? क्या वो ईमानदारी है, करुणा है, सृजनात्मकता है या परिवार का साथ? जब आप अपने मूल्यों को पहचान लेते हैं तो आप ऐसे काम चुन सकते हैं जो उन मूल्यों से मेल खाते हैं। सेठ कहते हैं कि पर्पस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से मिलेगी, वो आपके अंदर ही है,
बस जरूरत है कि आप उसे पहचानें और अपनी जिंदगी के हर काम में उसे शामिल करें। इस चैप्टर में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं। हमारे पर्पज का संबंध हमारी सफरिंग से भी होता है। कई बार जिन दर्दनाक अनुभवों से हम गुजरे होते हैं वही हमारी दिशा बन सकते हैं। जैसे अगर किसी ने डिप्रेशन झेला है तो वो दूसरों की मेंटल हेल्थ में मदद कर सकता है। अगर किसी ने अकेलेपन को महसूस किया है तो वो दूसरों को अपनापन दे सकता है। सेठ इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, जहां हम अपने दर्द को एक हायर पर्पस में बदलते हैं। इसमें माइंडफुलनेस हमारी मदद करती है उस दर्द को स्वीकार करने में, उसे समझने में और फिर उसे मीनिंग में बदलने में। लेखक इस चैप्टर में हमें यह भी याद दिलाते हैं कि पर्पस का मतलब हर वक्त कुछ बड़ा करना नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। किसी को मुस्कुराकर देखना, एक फूल को निहारना या किसी परेशान इंसान को चुपचाप सुन लेना। जब हम इन पलों को महत्व देते हैं तो हम देख पाते हैं कि जिंदगी में अर्थ पहले से ही मौजूद है, बस हमें उसे देखने की जरूरत है। सेठ एक सुंदर अभ्यास साझा करते हैं जिसमें हम रोज रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछ सकते हैं। आज मैंने क्या मीनिंगफुल किया, कहां मैंने अपने वैल्यूज को जिया और कल मैं और माइंडफुल होकर कैसे जी सकता हूं। इन सवालों के जरिए हम अपने दिन को फिर से देखने लगते हैं और धीरे धीरे हमारी जिंदगी में एक स्पष्टता, संतुलन और उद्देश्य आ जाता है। अंत में सेठ यही कहते हैं कि जब हम अपने जीवन के हर क्षण को माइंडफुल होकर जीते हैं तो अर्थ और पर्पज खुद ब खुद उभरने लगता है। हम महसूस करते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, हम किसी बड़े चित्र का हिस्सा हैं और यही एहसास हमें मजबूती, शांति और दिशा देता है। चैप्टर 6 हीलिंग फ्रॉम पेनफुल थॉट्स। इस चैप्टर में सेठ गिलिहन हमें उस अदृश्य कैद से आजाद होने का रास्ता दिखाते हैं जो हमारे नेगेटिव थॉट्स यानी दर्द भरे विचारों से बनी होती है। कई बार हमारी सफरिंग किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग में चल रही बातचीत से होती है। हम बार बार पुराने जख्मों को याद करते हैं, खुद को दोष देते हैं या भविष्य के डरावने दृश्य बनाते हैं। सेठ कहते हैं कि ये थॉट्स बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन अक्सर ये हमारी इमेजिनेशन से पैदा होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन, जजमेंट और डर छुपा होता है। उन्होंने बताया कि जब हम किसी पेनफुल थॉट पर यकीन कर लेते हैं, जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता या मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो हमारा दिमाग, शरीर और भावनाएं उसी दिशा में काम करने लगती हैं। इन थॉट्स से हम इमोशनली और फिजिकली दोनों स्तर पर थक जाते हैं। इस चैप्टर में सेठ हमें सिखाते हैं कि माइंडफुलनेस के जरिए हम अपने विचारों को सिर्फ एक अनुभव की तरह देख सकते हैं, न कि एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरह। वे कहते हैं, सोच एक सोच है, हकीकत नहीं। यह वाक्य जितना साधारण है उतना ही गहरा भी है। जब हम किसी पेनफुल थॉट को आते हुए देखते हैं तो हम उसे पकड़ने की बजाय ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे बादल को आसमान में तैरते हुए देखना। सेठ एक क्लाइंट की कहानी साझा करते हैं जो हमेशा अपने अंदर एक आवाज सुनता था, तू अच्छा बेटा नहीं है। इस थॉट से वो गिल्ट और शेम में डूब जाता था। थेरेपी में उसे सिखाया गया कि वो उस सोच को नाम दे दे, जैसे द क्रिटिक। अब जब भी वो विचार आता वो कहता, ओ द क्रिटिक फिर आ गया। इस नेमिंग टेक्निक से व्यक्ति को समझ में आया कि वो सोच उसका पूरा सच नहीं है, बस दिमाग की एक प्रोग्रामिंग है। सेठ एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की एक पावरफुल तकनीक बताते हैं, डिफ्यूजन। इसमें हम अपने विचारों से दूरी बनाते हैं ताकि वो हमें कंट्रोल न कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर सोच आती है मैं नाकाम हूं, तो आप कह सकते हैं, मैं देख रहा हूं कि मेरा दिमाग अभी कह रहा है कि मैं नाकाम हूं। इस तरह आप सोच को एक घटना की तरह देखना शुरू करते हैं, न कि खुद की पहचान की तरह। चैप्टर में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और बॉडी स्कैन मेडिटेशन भी सुझाए गए हैं ताकि हम अपने शरीर में छुपे हुए इमोशनल टेंशन को पहचान सकें। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स का असर सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो शरीर में टाइटनेस, हैवीनेस या थकान के रूप में भी जमा हो जाता है। जब हम माइंडफुल होकर अपनी ब्रेथ पर ध्यान देते हैं तो वो विचारों के तूफान से हमें ग्राउंडेड कर देती है। सेठ कहते हैं कि हीलिंग का मतलब यह नहीं कि आपके सारे नेगेटिव थॉट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि जब वो वापस आए
तो आप उन्हें नए नजरिए से देख पाएं। आप डर, शेम या गिल्ट से लड़ने की बजाय उसे जेंटली होल्ड करें और धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होने लगेगी। इस चैप्टर में लेखक हमें यह भी बताते हैं कि कई बार हम अपने पेनफुल थॉट्स से इतना डरते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, सोशल मीडिया, काम, खाना या नशे के जरिए। बट हीलिंग तब शुरू होती है जब हम उन विचारों को अवॉइड करने की बजाय उन्हें एक्सेप्टेंस की नजर से देखने लगते हैं। हम कह सकते हैं, हाँ, ये सोच आ रही है और मैं इसके साथ भी पूरी तरह मौजूद हूं। अंत में सेठ कहते हैं कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, हम ऑब्जर्वर हैं। हम वो अवेयरनेस हैं जो विचारों को देख सकती है, उन्हें पहचान सकती है और उन्हें प्रेम पूर्वक जाने भी दे सकती है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारे भीतर एक शांति पैदा होती है जो किसी भी सोच से बड़ी होती है। यही माइंडफुलनेस की शक्ति है। वो हमें खुद से जोड़ती है और हमारे भीतर वो स्पेस देती है जिसमें हीलिंग धीरे धीरे उगने लगती है। चैप्टर 7, माइंडफुल मूवमेंट्स। इस चैप्टर में सेठ गिलिहन हमें एक नई दिशा में ले जाते हैं, जहां माइंडफुलनेस सिर्फ हमारे विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे शरीर की हर हरकत, हर मूवमेंट का हिस्सा बन जाती है। कई बार जब हम सोचते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है चुपचाप बैठकर ध्यान लगाना, तो हम एक बहुत ही सीमित नजरिया अपनाते हैं, जबकि असल में माइंडफुलनेस का अर्थ है हर उस पल में पूरी तरह जागरूक रहना, चाहे हम चल रहे हों, सांस ले रहे हों, झाड़ू लगा रहे हों या बस खिड़की से बाहर देख रहे हों। सेठ बताते हैं कि शरीर के साथ जुड़ना एक बहुत ही पावरफुल तरीका है वर्तमान में आने का, क्योंकि जब हम चिंता में होते हैं तो अक्सर हम अपने शरीर से कट जाते हैं। हमारी अवेयरनेस सिर के अंदर घूमते विचारों में फंसी रहती है और शरीर बस एक मशीन की तरह काम करता है। लेकिन जब हम माइंडफुल मूवमेंट्स करना शुरू करते हैं, जैसे धीरे धीरे हाथ उठाना, पैरों को महसूस करना, गर्दन को घुमाना, तो हम दोबारा अपने शरीर के साथ संवाद में आ जाते हैं। सेठ कहते हैं कि ये मूवमेंट्स कोई योगासन या इंटेंस एक्सरसाइज नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी हलचलें होती हैं जिन्हें हम ध्यान से महसूस करते हैं, जैसे कि अपनी उंगलियों को हिलाना और महसूस करना कि उनमें क्या क्या सेंसेशंस हैं। एक उदाहरण में उन्होंने एक क्लाइंट की कहानी सुनाई जो हर वक्त एंग्शियस रहता था। उसे हर समय कुछ न कुछ सोचने की आदत थी। जब उसे माइंडफुल मूवमेंट्स सिखाए गए, जैसे जमीन पर अपने पैर टिकाकर महसूस करना कि नीचे क्या टेक्सचर है, तो पहली बार उसने महसूस किया कि वो अपने दिमाग से बाहर आकर अपने शरीर में आ रहा है। उसने बताया कि ऐसा लगा जैसे उसका एंजाइटी लेवल अचानक कम हो गया हो। सेठ ने ताई ची, योगा और वॉकिंग मेडिटेशन जैसे एंशिएंट प्रैक्टिसेस का जिक्र किया, जिनमें मूवमेंट को ध्यान की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बताया कि माइंडफुल चलना कोई फिटनेस का काम नहीं है, बल्कि ये एक ध्यान की क्रिया है जिसमें हर कदम के साथ आप जमीन का स्पर्श, अपने पैरों की हरकत और अपने संतुलन को महसूस करते हैं। हर स्टेप एक मंत्र बन जाता है। इस चैप्टर में ब्रीदिंग और मूवमेंट को साथ लाने की बात भी की गई है, जैसे जब आप हाथ ऊपर उठाइए तो इनहेल करें और जब नीचे लाएं तो एक्सहेल करें। इस तरह हर मूवमेंट में आप अपनी ब्रेथ और बॉडी को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। इससे आपकी अवेयरनेस और भी गहरी होती है। सेठ ये भी बताते हैं कि माइंडफुल मूवमेंट्स न सिर्फ मेंटल पीस देती हैं, बल्कि बॉडी अवेयरनेस बढ़ाती हैं, जिससे हमें जल्दी पता चलने लगता है कि हमारे शरीर में स्ट्रेस कहाँ जमा हो रहा है। कई बार हम अपने कंधों को जकड़ लेते हैं या जबड़े को कस लेते हैं और हमें खुद को पता भी नहीं होता। लेकिन जब हम धीरे धीरे अपने शरीर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उन टाइट जगहों को सॉफ्ट कर सकते हैं। एक पावरफुल एक्सरसाइज जो सेठ ने सुझाई वो थी स्टैंडिंग मेडिटेशन, जिसमें आप बस खड़े रहते हैं, आंखें बंद करके अपने शरीर का भार महसूस करते हैं, ग्रेविटी को महसूस करते हैं और शरीर में सटल मूवमेंट्स को नोटिस करते हैं। ये एक शांत, ग्राउंडेड अनुभव देता है। अंत में सेठ कहते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ एक व्हीकल नहीं है, ये हमारे जीवन का अनुभव करने का प्राइमरी मीडियम है। जब हम शरीर के साथ माइंडफुल कनेक्शन बनाते हैं तो हम अपने भीतर उस इंटेलिजेंस को जगाते हैं जो शब्दों से परे है। हम फिर से अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, जमीन से, सांस से,
अपने अस्तित्व से। माइंडफुल मूवमेंट्स हमें सिखाते हैं कि हर कदम एक प्रार्थना हो सकता है, हर हरकत एक ध्यान और हर सांस एक वापसी अपने घर, अपने भीतर। चैप्टर 8, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। इस चैप्टर में सेठ गिलिहन एक बेहद गहराई से जुड़ा सवाल उठाते हैं। क्या हमें अपने भीतर उठने वाली फीलिंग्स और गट फीलिंग्स पर भरोसा करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इंट्यूशन को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उस पर पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं, बिना ये समझे कि वो भावना कहां से आ रही है। सेठ बताते हैं कि माइंडफुलनेस हमें एक बैलेंस्ड रास्ता दिखाती है, जहां हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, लेकिन उसे जांचने की क्षमता के साथ। वे कहते हैं कि इंट्यूशन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज और सबकॉन्शियस पैटर्न्स से बना हुआ एक क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है। कई बार यह सिस्टम बिल्कुल सही होता है, जैसे अचानक किसी सिचुएशन में खतरे को पहचान लेना, लेकिन कभी कभी ये हमारे डर, ट्रॉमा या कंडीशनिंग से भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि हम अपनी इंट्यूशन को सुनें, लेकिन उसे ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले ऑब्जर्व करें, महसूस करें और जेंटली उसका सोर्स समझें। सेठ एक उदाहरण साझा करते हैं एक महिला क्लाइंट का, जिसे बार बार लगता था कि उसका पार्टनर उसे धोखा दे रहा है। वो कहती थी कि उसे इंट्यूशन से ये महसूस होता है। थेरेपी के दौरान पता चला कि उसका ये शक एक्चुअली उसके पास्ट ट्रस्ट इश्यूज और अबैंडनमेंट फियर से जुड़ा हुआ था। जब उसने माइंडफुल होकर अपनी भावना को ऑब्जर्व करना सीखा, तो वो समझ सकी कि ये इंट्यूशन नहीं, बल्कि पुराना इमोशनल पैटर्न था जो फिर से एक्टिव हो गया था। सेठ यहां हमें एक पावरफुल टेक्निक सिखाते हैं, पॉज, फील, इंक्वायर। यानी जब कोई स्ट्रांग फीलिंग आए तो सबसे पहले एक पल के लिए रुकें, फिर उस फीलिंग को अपने शरीर में ऑब्जर्व करें। कहां टाइटनेस है, कैसी ब्रीदिंग है, और फिर खुद से जेंटली पूछें, क्या ये मेरी इंट्यूशन है या कोई पुरानी कंडीशनिंग? इस सवाल से क्लैरिटी आने लगती है। एक और अभ्यास है वाइज माइंड, जो डीबीटी थेरेपी का हिस्सा है। इसमें हम अपनी रैशनल माइंड, लॉजिक और इमोशनल माइंड, फीलिंग्स को जोड़कर एक बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग क्षमता विकसित करते हैं। माइंडफुलनेस इस बीच की पुल होती है जो हमें दोनों एक्सट्रीम से बचाती है, न तो ब्लाइंड इमोशन में बहने देती है, न ही केवल लॉजिक में फंसा देती है। सेठ बताते हैं कि जब हम माइंडफुल होकर अपने इंट्यूशन को स्पेस देते हैं, तो वो धीरे धीरे साफ होने लगती है। जैसे गंदे पानी में अगर हम हलचल बंद कर दें, तो कुछ देर में नीचे की मिट्टी बैठ जाती है और पानी पारदर्शी हो जाता है। उसी तरह हमारी अंदरूनी आवाज भी तभी स्पष्ट होती है जब हम उसे ऑब्जर्व करने का धैर्य रखते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने एक और जरूरी बात कही, इंट्यूशन का असली स्वरूप अक्सर शांत होता है, सटल होता है। अगर कोई भावना बहुत तेज, डरावनी या जोर जबरदस्ती वाली लगे, तो वो इंट्यूशन नहीं, बल्कि एंजाइटी या ईगो हो सकती है। इंट्यूशन अक्सर एक नर्म सी पुकार की तरह आती है, जैसे इस जगह पर रुक जाना चाहिए, इस इंसान से कुछ ठीक नहीं लग रहा, या अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सेठ कहते हैं कि हमारी बॉडी एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो हमें बार बार सिग्नल्स देती है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हमें ये सिग्नल्स सुनाई देने लगते हैं, जैसे पेट में हलचल, सीने में टाइटनेस या अचानक शांति का अनुभव। ये सब शरीर के तरीके हैं इंट्यूशन को जाहिर करने के। अंत में सेठ गिलिहन कहते हैं कि माइंडफुलनेस इंट्यूशन को शार्पन करती है, उसे शांत करती है और हमें सिखाती है कि कैसे बिना जजमेंट के उस पर ध्यान दिया जाए। जब हम अपने अंदर के शोर से बाहर निकलकर सुनने लगते हैं, तो हमारी डिसीजंस ज्यादा अलाइंड होती हैं और हम अपने जीवन में एक तरह की सहजता, फ्लो और ऑथेंटिसिटी महसूस करने लगते हैं। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन का मतलब है खुद से एक गहरा रिश्ता बनाना, जहां हम अपने भीतर उठने वाली हर आवाज को सुनते हैं, समझते हैं और फिर पूरे प्रेम और समझदारी से उसे फॉलो करते हैं। चैप्टर 9, माइंडफुल रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में सेठ गिलिहन हमें दिखाते हैं कि कैसे माइंडफुलनेस हमारे रिश्तों को हील और डीपन कर सकती है। अक्सर जब हम किसी से जुड़ते हैं, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, माता पिता, दोस्त या सहकर्मी, तो हम अपने पुराने पैटर्न्स,
एक्सपेक्टेशंस और फियर्स को साथ लेकर आते हैं। हम हर इंटरैक्शन को अपने पास्ट के चश्मे से देखते हैं और कई बार उसी चक्र में फंस जाते हैं जिसमें बचपन से पड़े रहे हैं। सेठ कहते हैं कि माइंडफुलनेस रिश्तों में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हम हर इंटरैक्शन को एक नए, जागरूक और कंपैशनेट नजरिए से देखें। इस चैप्टर की शुरुआत वो एक साधारण लेकिन गहरी बात से करते हैं। बीइंग प्रेजेंट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन ऑफर इन अ रिलेशनशिप। मतलब, जब आप सामने वाले के साथ पूरी तरह उपस्थित होते हैं, बिना अपने फोन, अपने विचारों या जजमेंट्स के, तो आप एक सेफ स्पेस बनाते हैं जहां सच्चा कनेक्शन पैदा हो सकता है। सेठ एक कपल की कहानी बताते हैं जो अक्सर झगड़ते थे क्योंकि दोनों को लगता था कि दूसरा उन्हें नहीं समझता। लेकिन जब उन्होंने माइंडफुल लिसनिंग की प्रैक्टिस शुरू की, जहां कोई एक बोलता है और दूसरा बस ध्यान से सुनता है बिना टोकने या प्रतिक्रिया देने के, तो उनमें पहली बार सच्चा संवाद शुरू हुआ। वो सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे थे, वो उस भावना को भी महसूस कर रहे थे जो उन शब्दों के पीछे थी। इस तरह की उपस्थिति रिश्ते में एक हीलिंग एनर्जी लेकर आती है। सेठ बताते हैं कि माइंडफुलनेस हमें जजमेंट से दूर करती है। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो अक्सर हम तुरंत उसकी निंदा करते हैं या उसे ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन माइंडफुल प्रेजेंस में हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई थेरेपिस्ट करता है, और इससे सामने वाला खुद को समझा हुआ और वैल्यूड महसूस करता है। एक और जरूरी बात इस चैप्टर में है ट्रिगर अवेयरनेस। हम सभी को किसी न किसी रिश्ते में ट्रिगर होता है और उस वक्त हमारा फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। माइंडफुलनेस हमें पॉज करना सिखाती है। जब कोई बात हमें हर्ट करे तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय हम अपने शरीर में उस भावना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या दिल तेज धड़क रहा है? क्या पेट में गांठ है? क्या सांस रुक रही है? इस ऑब्जर्वेशन से हम उस चक्र को तोड़ सकते हैं जो हमें बार बार गलतफहमी और लड़ाई में ले जाता है। सेठ ये भी बताते हैं कि माइंडफुल रिलेशनशिप्स में सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। हमें यह समझना पड़ता है कि हम क्या लेकर आ रहे हैं रिश्ते में। क्या हमारी जरूरतें साफ हैं? क्या हम सामने वाले से वैलिडेशन की उम्मीद कर रहे हैं जो हमें खुद से नहीं मिल रही? जब हम इन सवालों के जवाब माइंडफुल होकर तलाशते हैं तो हम अपने रिश्तों को जिम्मेदारी के साथ निभा सकते हैं। चैप्टर में एक और अभ्यास है, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। इसमें हम पहले खुद को प्यार और दया भेजते हैं, जैसे मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांति में रहूं। फिर हम वही भावना अपने किसी प्रियजन के लिए दोहराते हैं, फिर किसी न्यूट्रल व्यक्ति के लिए, फिर किसी ऐसे के लिए जिससे हमारे रिश्ते में तनाव हो। यह अभ्यास हमारे दिल को खोलता है और कंपैशन पैदा करता है, जिससे रिश्तों में वार्मथ लौटती है। अंत में सेठ कहते हैं कि माइंडफुल रिलेशनशिप्स का मतलब परफेक्ट रिश्ते नहीं है, बल्कि ये उस प्रैक्टिस का नाम है जिसमें हम बार बार लौटते हैं वर्तमान में, खुले दिल से, बिना डिफेंस के। जब हम किसी को पूरी तरह देख पाते हैं, सुन पाते हैं और उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर पाते हैं जैसे वो हैं, तो वही सच्चा प्यार होता है। माइंडफुलनेस रिश्तों को एक सीक्रेट कनेक्शन में बदल देती है, जहां हर बातचीत एक ध्यान बन जाती है, हर स्पर्श एक हीलिंग एक्ट और हर खामोशी एक अवसर सिर्फ होने का, साथ होने का। चैप्टर 10, माइंडफुल वर्क। इस चैप्टर में सेठ गिलिहन उस जगह की बात करते हैं जहां हम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, हमारा काम। काम वो क्षेत्र है जहां अक्सर हम सबसे अधिक तनाव, चिंता और दबाव महसूस करते हैं। हम डेडलाइंस, टारगेट्स, कंपटीशन और कभी-कभी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से घिरे होते हैं। ऐसे में माइंडफुलनेस सिर्फ एक मानसिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक जरूरी औजार बन जाती है जो हमें संतुलन, स्पष्टता और शांति बनाए रखने में मदद करता है। सेठ बताते हैं कि माइंडफुल वर्क का मतलब सिर्फ ध्यान लगाकर काम करना नहीं है, बल्कि अपने काम से जुड़े हर पहलू को एक जागरूकता के साथ जीना है। जब हम सुबह काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं, तब से ही हमारा माइंड रेसिंग मोड में चला जाता है। क्या क्या करना है, कौन सी मीटिंग है, क्या खतरा हो सकता है। इन सब के बीच हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। माइंडफुलनेस हमें अपने काम से डिस्कनेक्टेड होने से बचाती है।
सेठ एक उदाहरण देते हैं। एलिसा नाम की एक महिला का जो एक कॉरपोरेट फर्म में काम करती थी और बर्नआउट के करीब पहुंच चुकी थी। वो हर समय मल्टीटास्किंग करती रहती, खाने के वक्त भी मेल्स चेक करना, मीटिंग्स में सोचते रहना कि अगला काम क्या है। लेकिन जब उसने माइंडफुल वर्क की प्रैक्टिस शुरू की तो उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की, जैसे ईमेल लिखते वक्त पूरी तरह उस पर ध्यान देना, लंच के समय सिर्फ खाना खाना, मीटिंग में सिर्फ सुनना और नोट करना, जजमेंट के बिना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी एंजाइटी कम हो रही है, उसका ध्यान और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने काम में फिर से पर्पस दिखने लगा। सेठ बताते हैं कि माइंडफुल वर्क का एक अहम हिस्सा है इंटेंशन सेटिंग। हर दिन सुबह अपने आप से पूछना कि आज मैं किस एनर्जी के साथ काम करना चाहता हूं। क्या मैं शांत रहूंगा? क्या मैं पूरी प्रेजेंस के साथ दूसरों को सुनूंगा? क्या मैं बिना टाल मटोल के काम पूरा करूंगा? ये छोटे इरादे हमें डायरेक्शन देते हैं और हमारी परफॉर्मेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। काम में माइंडफुलनेस लाने के लिए सेठ कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं। पहली है सिंगल टास्किंग, यानी एक समय में एक ही काम करना। हम भले ही मल्टीटास्किंग को एफिशिएंसी मानते हों, लेकिन वास्तव में ये हमारी अवेयरनेस को डिवाइड कर देता है और थकावट बढ़ाता है। जब हम किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हों तो बस उसी पर ध्यान दें। अगर बीच में कोई ख्याल आए तो बस उसे नोट करें और वापस लौट जाएं। दूसरी प्रैक्टिस है माइंडफुल ब्रेक्स। हर कुछ घंटे बाद 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान देना, शरीर में जो टेंशन है उसे महसूस करना और थोड़ी देर के लिए खुद से जुड़ना। ये छोटे ब्रेक न सिर्फ थकावट कम करते हैं बल्कि क्रिएटिविटी को भी बढ़ाते हैं। तीसरी बात है रिलेशनशिप्स एट वर्क। सेठ कहते हैं कि ऑफिस में हमारे सहकर्मियों से जो इंटरेक्शन होता है वो भी माइंडफुल होना चाहिए। जब हम किसी को सुनते हैं तो पूरी प्रेजेंस के साथ सुने, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें बजाय उन्हें जज करने के। अगर कोई असहमति हो तो उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लें। ये माइंडफुल पोज एक बड़ी लड़ाई को शांत संवाद में बदल सकता है। सेठ इस चैप्टर में एक गहरी बात करते हैं। काम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक ध्यान है। जब हम अपने टास्क को एक माइंडफुल रिचुअल की तरह करते हैं, जैसे कोडिंग करना, रिपोर्ट तैयार करना, क्लाइंट से बात करना, तो वो सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, वो एक एक्सप्रेसिव एक्ट बन जाता है जिसमें हम अपनी पूरी चेतना उड़ेलते हैं। आखिर में सेठ कहते हैं कि माइंडफुल वर्क का मतलब ये नहीं कि आपको कोई आदर्श कर्मचारी बनना है। इसका मतलब है कि आप खुद से और अपने काम से सच्चाई और करुणा के साथ जुड़ें। जब हम अपने काम को अपने वैल्यूज से जोड़ते हैं, जब हम खुद को हर दिन थोड़ा और समझते हैं और जब हम अपने स्ट्रेस को एक जागरूक अवेयरनेस से संभालते हैं, तभी हम सच्चे माइंडफुल वर्कर बनते हैं। काम फिर एक बोझ नहीं बल्कि एक पाथ बन जाता है, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रोथ और पर्पस का। चैप्टर 11 माइंडफुल रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में सेठ गिलिहन इंसानी रिश्तों की उस गहराई में उतरते हैं जहां हमारी असली खुशी, असली दर्द और असली ग्रोथ छिपी होती है। वो कहते हैं कि हम चाहे कितनी भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर हमारे रिश्ते तनावपूर्ण, सतही या असंवेदनशील हैं, तो हमारी भीतर की शांति अधूरी रहेगी। रिलेशनशिप्स हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यहीं हम सबसे ज्यादा ट्रिगर होते हैं, यहीं हमारा ईगो सबसे तेजी से जागता है और यहीं माइंडफुलनेस की सबसे जरूरी भूमिका सामने आती है। सेठ बताते हैं कि माइंडफुल रिलेशनशिप्स का मतलब सिर्फ अच्छे से बात करना नहीं, बल्कि पूरे होश और करुणा के साथ सामने वाले की उपस्थिति को स्वीकार करना है। इसका मतलब है कि जब आपका पार्टनर कुछ कह रहा हो तो आप पूरा ध्यान उसकी आवाज, उसकी आंखों और उसके जज्बात पर लगाएं, न कि उस वक्त मोबाइल स्क्रॉल करें या जवाब सोचने लगें। कई बार हम सुनते नहीं, हम बस जवाब देने की तैयारी करते हैं और वहीं से डिस्कनेक्ट शुरू होता है। सेठ एक कपल का उदाहरण देते हैं, मार्क और जोआन। दोनों पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे थे। मार्क को लगता था कि जोआन उसकी भावनाओं को नहीं समझती और जोआन को लगता था कि मार्क हर बात पर डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने माइंडफुल कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस शुरू की, जैसे एक दूसरे को बिना टोके सुनना, हर दिन कुछ मिनट सिर्फ प्रेजेंस में बैठना, बिना फिक्सिंग के बस सामने वाले के दर्द को वैलिडेट करना,
तो उनका रिश्ता फिर से खुलने लगा। सेठ बताते हैं कि माइंडफुल रिलेशनशिप की नींव 3 चीजों पर टिकी होती है: प्रेजेंस, एक्सेप्टेंस और कंपैशन। प्रेजेंस का मतलब है कि आप बातचीत के वक्त मानसिक रूप से वहीं हो, न कि अतीत या भविष्य में। एक्सेप्टेंस का अर्थ है कि आप सामने वाले को जैसे वो है वैसे ही स्वीकार करें, उसे बदलने की कोशिश किए बिना। और कंपैशन यानी करुणा, मतलब ये समझना कि हर किसी का अपना स्ट्रगल है, अपना घाव है, और वो जैसा व्यवहार कर रहा है उसके पीछे कोई वजह है। सेठ इस चैप्टर में एक गहरी प्रैक्टिस बताते हैं, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन फॉर रिलेशनशिप्स। इसमें आप अपनी आंखें बंद करके एक एक करके उन लोगों को विजुअलाइज करते हैं जो आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के लिए आप ये 4 वाक्य साइलेंटली दोहराते हैं: तुम सुरक्षित रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम खुश रहो, तुम्हें शांति मिले। शुरुआत में ये शब्द सिर्फ शब्द लग सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें दिल से महसूस करते हैं तो वो रिलेशनशिप की एनर्जी बदलने लगती है। सेठ ये भी समझाते हैं कि माइंडफुल रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज बहुत जरूरी होती हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं कि आप हर समय अवेलेबल रहें या टॉक्सिक बिहेवियर को सहें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप होश के साथ ये तय करें कि कौन सा रिश्ता नर्चरिंग है और कौन सा ड्रेनिंग। कभी कभी किसी रिश्ते से दूरी बनाना ही सबसे माइंडफुल निर्णय होता है। रिलेशनशिप्स में माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हर टकराव, हर मिसअंडरस्टैंडिंग एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका जहां हम अपने ही भीतर के घाव को पहचान सकते हैं। कभी पार्टनर की बात हमें क्यों ट्रिगर करती है, क्यों हम गुस्से में चुप हो जाते हैं या नाराज होकर शब्दों से चोट करते हैं। माइंडफुल रिलेशनशिप का मतलब है कि हम हर इंटरैक्शन को सेल्फ अवेयरनेस की खिड़की बना लें। सेठ कहते हैं कि जब 2 लोग पूरी प्रेजेंस और कंपैशन के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाता है। एक ऐसा रास्ता जहां हम खुद को दूसरे की आंखों से देखना सीखते हैं, जहां हमारी सीमाएं पिघलती हैं और हम कनेक्शन की उस गहराई को छूते हैं जो शब्दों से परे होती है। आखिर में सेठ हमें याद दिलाते हैं कि माइंडफुल रिलेशनशिप्स का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि जागरूक होना है, अपने वर्ड्स, अपने रिएक्शंस, अपनी साइलेंस और अपने प्यार में। जब हम हर दिन थोड़ा और सुनना सीखते हैं, थोड़ा और सहना, थोड़ा और समझना, तो हम सिर्फ अच्छे पार्टनर नहीं बनते, हम बेहतर इंसान बनते हैं। चैप्टर 12 लिविंग योर वैल्यूज। एंड इस आखिरी चैप्टर में सेठ गिलिहन उस जगह लेकर आते हैं जहां हमारी माइंडफुलनेस, हमारी थेरेपी और हमारी तमाम कोशिशें जाकर मिलती हैं, हमारी वैल्यूज यानी हमारे जीवन के असली मूल्य। सेठ कहते हैं कि अक्सर लोग थेरेपी में ये सवाल लेकर आते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में खालीपन क्यों महसूस होता है, जबकि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, अच्छी नौकरी है, परिवार है, आराम है, फिर भी अंदर से कुछ अधूरा सा लगता है। और इसका जवाब छुपा होता है हमारी वैल्यूज में। हम उस दिशा में जी नहीं रहे जो हमारे दिल की आवाज है। हमारा मन चाहे कितना भी शांत हो जाए, अगर हम उस काम में वक्त नहीं दे रहे जो हमारे लिए मीनिंगफुल है, तो हमें अंदर से खाली ही महसूस होगा। सेठ समझाते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ अवेयरनेस तक सीमित नहीं है, ये एक एक्शन की ओर ले जाती है, एक ऐसा जीवन जीने की ओर जो हमारे कोर वैल्यूज के साथ जुड़ा हो। वो कहते हैं कि हम हर दिन ऐसे सैकड़ों डिसीजंस लेते हैं जो हमारी वैल्यूज को या तो नरिश करते हैं या कमजोर करते हैं। अगर हमारी वैल्यू काइंडनेस है, लेकिन हम दिन भर गुस्से और शिकायत में जीते हैं, तो हम डिस्कनेक्ट महसूस करेंगे। अगर हमारी वैल्यू क्रिएटिविटी है, लेकिन हम रोज एक मैकेनिकल लाइफ जीते हैं, तो भीतर बेचैनी रहेगी। इस चैप्टर में सेठ एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं, वैल्यू क्लैरिटी प्रैक्टिस। इसमें आप कुछ वक्त निकालकर ये सवाल खुद से पूछते हैं, मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? किस काम को करते वक्त मुझे सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट मिलता है? मैं किस तरह की लेगेसी छोड़ना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हमारी डायरेक्शन बदलने लगती है। सेठ एक क्लाइंट का उदाहरण देते हैं, लिया, जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थी, लेकिन अंदर से हमेशा बेचैन रहती थी। थेरेपी के दौरान उसने ये खोजा कि उसकी असली वैल्यू सर्विस थी।
वो लोगों की मदद करके असली खुशी महसूस करती थी। धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ को उस दिशा में मोड़ना शुरू किया। वो वीकेंड्स पर वॉलंटियर करने लगी, अपनी टीम में लोगों की वेलबींग पर फोकस करने लगी और कुछ सालों में उसने अपना करियर ही एक हेल्पिंग प्रोफेशन में बदल लिया। सेठ कहते हैं कि जब हम अपनी वैल्यूज को जीना शुरू करते हैं तो हम में एक नई ऊर्जा, एक नई स्पष्टता और एक नई पर्पस जागती है। ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार वैल्यूज के अनुसार जीने का मतलब होता है कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को नकारना पड़े और कभी-कभी अकेलापन भी झेलना पड़े। लेकिन यही वो सैक्रिफाइस है जो एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए जरूरी होता है। सेठ माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को मिलाकर एक वैल्यू ड्रिवन एक्शन प्लान बनाने की बात करते हैं। हर दिन आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैं आज कौन से छोटे एक्शन ले सकता हूं जो मेरी वैल्यू को जिंदा रखें। ये एक्शन बहुत छोटे हो सकते हैं, किसी को अप्रिशिएट करना, क्रिएटिव टाइम निकालना, ईमानदारी से माफी मांगना या खुद के लिए एक पीसफुल मोमेंट बनाना। अंत में सेठ हमें ये याद दिलाते हैं कि वैल्यूज को जीना कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग जर्नी है। हर दिन हम भटक सकते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस हमें बार बार वापस लाती है उस केंद्र की ओर जहां से हमारा असली जीवन शुरू होता है। वो कहते हैं कि जब हम अपनी वैल्यूज के अनुसार जीते हैं तो हमारी एंजाइटी कम होने लगती है, हमारा मन स्थिर होता है और हमारी जिंदगी में एक ऐसी मीनिंग आती है जो किसी अचीवमेंट से नहीं बल्कि हमारी सच्चाई से आती है। और यही इस किताब का असली संदेश है कि माइंडफुलनेस, सीबीटी और वैल्यूज को मिलाकर हम एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी पूरी लगे। आपने अभी माइंडफुल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी किताब का आखिरी चैप्टर सुना। यह किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प गाइड नहीं थी, बल्कि यह एक अंदरूनी यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे भीतर के दर्द, डर, सोच और आदतों के उस जाल तक ले गई जहां हम अक्सर फंसे रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि उससे निकलें कैसे। सेठ गिलिहन ने इस किताब के जरिए हमें यह सिखाया कि हीलिंग एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया है जो माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को मिलाकर हमारे जीवन के हर पहलू को छू सकती है। किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि कैसे हम अपने मन की आवाज को सुनना भूल जाते हैं और लगातार बाहरी दुनिया में वैलिडेशन और कंफर्ट ढूंढते रहते हैं। लेकिन असल बदलाव तब आता है जब हम अपने अनुभवों को अवेयरनेस के साथ देखना शुरू करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और फिर सोच समझकर एक्शन लेते हैं। हर चैप्टर एक नए आयाम को खोलता है, कभी एंजाइटी की जड़ तक जाकर, कभी गिल्ट और शेम जैसे भारी इमोशंस को माइंडफुलनेस से देखने की बात करके, तो कभी उन थॉट पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश में जो हमें बार बार उसी दुख में वापस खींच लाते हैं। सेठ की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो थेरेपी को एक क्लिनिकल प्रक्रिया नहीं रहने देते, वो उसे इंसानी बना देते हैं, रिलेटेबल बना देते हैं। वो अपने अनुभवों, क्लाइंट्स की कहानियों और आसान भाषा के जरिए ये बता पाते हैं कि माइंडफुलनेस कोई आध्यात्मिक आदर्श नहीं बल्कि एक व्यावहारिक तरीका है जिससे हम हर दिन की चुनौतियों को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं और उनसे थोड़ा कम डर सकते हैं। इस किताब में आपने ये भी जाना कि माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन करने भर से नहीं आती, ये आती है अपनी सांसों को महसूस करने से, अपने कदमों की आहट सुनने से, किसी प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने से और सबसे बढ़कर खुद के साथ ईमानदार रहने से। और जब ये सब सीबीटी के टूल्स से जुड़ता है, जैसे कि थॉट ट्रैकिंग, बिहेवियर एक्टिवेशन और वैल्यू बेस्ड एक्शन, तो हीलिंग सिर्फ संभव नहीं बल्कि प्राकृतिक लगने लगती है। सेठ ने हमें यह भी सिखाया कि हीलिंग का मतलब केवल दुख का अंत नहीं है बल्कि एक ऐसे जीवन की शुरुआत है जो हमारे कोर वैल्यूज के साथ जुड़ा हो। वो वैल्यूज जो हमें जिंदा महसूस कराती हैं, जो हमें रिमाइंड कराती हैं कि हम कौन हैं और किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने ये पूरी किताब सुनी है तो आपने केवल शब्द नहीं सुने, आपने अपने मन की परतें खोलने की कोशिश की है, अपने दर्द को स्वीकार करने का साहस दिखाया है और उस दिशा में एक कदम बढ़ाया है जहां आप खुद के सबसे सच्चे संस्करण के करीब पहुंच सकते हैं। और अगर ये किताब आपको थोड़ी भी मददगार लगी हो तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही और गहराई से भरी
थेरेपी और आत्म जागरूकता से जुड़ी किताबें लाते रहेंगे जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि जीने के लिए होती हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर शायद किसी ऐसे इंसान तक ये ज्ञान पहुंचा दे जो इस वक्त गहरे दुख में है, जो अकेलापन महसूस कर रहा है या जो बस समझना चाहता है कि वो खुद को बेहतर कैसे बना सकता है। हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक चैनल नहीं, एक सफर है जहां हम मिलकर सुनते हैं, समझते हैं और खुद को थोड़ा थोड़ा ठीक करते हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और इस नई यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, क्योंकि जैसे सेठ कहते हैं, हीलिंग कोई मंजिल नहीं है, ये हर दिन लिया गया एक छोटा लेकिन सच्चा फैसला है, खुद के प्रति, अपने जीवन के प्रति और उस शांति के प्रति जिसकी तलाश हम सबके दिल में कहीं ना कहीं हमेशा रहती है। धन्यवाद।